हेलो एंड वेलकम बैक टू द विद्यार्थी क्लासेस। तो चलिए, ये आपके जो हमारा चैप्टर चल रहा था हिस्ट्री का, राजा किसान और नगर, उसका ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट था आपने देख लिया होगा। और अब हम चलते हैं फिर से किस पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। तो अब थर्ड पार्ट में हमें किस वीक की बात करनी है, किन किन चीज़ों की बात करनी है। तो हमें इसमें बदलते हुए देहात, यानी कि जो उस समय का जो टाइम पीरियड था, उसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहे थे, चाहे वो खेती में हो, कृषि में हो, या फिर अलग अलग अन्य चीज़ों में, समाज में हो, उनको हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे जनता के बीच में जो राजा की छवि थी वो कैसी थी। यानी राजा अच्छा था, बुरा था, जनता उसे अच्छा मानती थी, कैसा मानती थी, ये हम समझेंगे, है ना। जैसे कि आज के समय में आप अपने लीडर्स को, अपने नेताओं को, ठीक है, चाहे वो छोटे नेता हो, बड़े नेता हो, या फिर देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो, उनको आप कैसा मानते हैं। ठीक, तो उसके बारे में हम कैसा मानते हैं कैसे पता चलेगा? सोशल मीडिया वगैरह से, कि भाई जो युवा है, यंग जनरेशन है, या कोई भी लोग हैं, वो क्या सोचते हैं या उनकी राय क्या है अपने लीडर्स के प्रति। लेकिन क्या उस टाइम पे ऐसा कुछ था क्या? यानी क्या उस टाइम पे पता चल सकता है हमें कि किस प्रकार के राजा कैसे थे, नहीं थे, यानी राजा अच्छे थे या बुरे थे, जनता उनको अच्छा मानती थी या बुरा मानती थी, कैसे पता चलेगा? क्या उन लोगों ने सोशल मीडिया का यूज़ किया होगा, बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह छोड़े होंगे, जैसे आज हम कर देते हैं, है ना, कि भाई ये चीज़ पसंद नहीं आई, हमने ट्वीट कर दिया, फटाफट टैग कर दिया अलग अलग मिनिस्टर्स को या डिपार्टमेंट्स को कि भाई ये चीज़ खराब है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा या लोगों को पता चल जाएगा इन फ्यूचर कि हाँ, लोग इसके खिलाफ थे, ठीक है, या राजा को ऐसा मानते थे। क्या उस टाइम के राजाओं के बारे में पता चल सकता है? यही पहला क्वेश्चन है, राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी, अच्छा सोचती थी, बुरा सोचती थी, क्या सोचती थी। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो अभिलेखों की, कि चलो ठीक है, हमें पता करना है राजाओं के बारे में कि राजा के बारे में जनता क्या सोचती थी, तो चलो हम अभिलेख देख लेते हैं। ठीक, तो क्या अभिलेखों से हमें पता चल जाएगा कि क्या सोच रही है जनता? नहीं, क्योंकि अभिलेख लिखवाता कौन था भाई? अभिलेख तो राजा या उसके लोग ही लिखते थे। ठीक है, राजा लिखवाता था अपने लोगों से, उसमें उसके बारे में अच्छी बातें ही लिखी जाती थी। क्यों? क्योंकि जो लिखने वाले लोग होते थे, पिछली क्लास में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भाई जो कवि हैं वो क्या लिखते थे, बड़ी बड़ी प्रशस्तियां लिखते थे, यानी प्रशंसा करते थे उन अपनी कविताओं में, किसकी? राजा के। तो राजा के बारे में अभिलेखों से तो आसानी से पता नहीं चल सकता, है ना, कि राजा के बारे में जनता क्या सोच रही है। तो कैसे पता चलेगा? इतिहासकारों ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि एक काम करते हैं कि जातक और पंचतंत्र की कुछ कहानियां उठाते हैं, उन कहानियों में राजा के बारे में क्या लिखा गया है उसको देखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो साधारण जनता है उसका विवरण, उसके द्वारा लिखा गया विवरण बहुत कम है राजा के बारे में या किसी के भी बारे में। क्यों कम है भाई? क्योंकि एक तो उस टाइम के जनता जो थी सभी पढ़े लिखे भी नहीं हुआ करते रहे होंगे, ठीक है, अनपढ़ लोग रहे होंगे, यानी सही तरीके से लिख पढ़ नहीं पाते होंगे, तो क्या भला लिखेंगे। कुछ लोगों को लिखना पढ़ना आता भी होगा तो बुराई कैसे लिख दे जनता राजा के बारे में? नहीं तो राजा तो उठा के ले जाए, कारावास में डाल दे, जेल में डाल दे, है ना, कौन सी सजा दे दे क्या पता। तो इसीलिए जो कहानियां या जो बाद में कुछ कहानियां बनाई गई, कथाएं बनाई गई उनके बारे में, उनसे इतिहासकारों ने जानकारी इकट्ठा करने की सोची कि चलो उन कहानियों के अंदर क्या बातें लिखी गई हैं उसको समझ लेते हैं। तो जो इतिहासकार है वो क्या करते हैं, जो जातक कथाएं हैं, पंचतंत्र की कथाएं, उनकी जो कहानियां हैं उसका इस्तेमाल करते हैं राजा के बारे में जानने के लिए। ठीक है, अब कैसे? तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है आपका। क्या एग्जाम्पल दिया गया है कि जातक का नाम दिया है गंधतिंदु। ये जो गंधतिंदु जातक है, इसमें ना कुछ कहानी लिखी गई है। क्या कहानी लिखी गई है? कि एक राजा था, ठीक, अच्छा राजा था, ठीक राजा था। वो प्रजा, उस राजा से जो प्रजा थी, जनता थी, वो काफी ज्यादा दुखी थी। ठीक, इसके बारे में कहानी लिखी गई है। कैसे दुखी थी? अब वो कौन लोग दुखी थे? तो भाई महिलाएं भी दुखी थी, वृद्ध महिलाएं दुखी थी, बच्चे दुखी थे, पुरुष दुखी थे, किसान दुखी थे, पशुपालक दुखी थे, यानी कि हर कोई दुखी था, जानवर तक दुखी थे। ये तक बताया है कि यहाँ तक कि जानवर तक दुखी थे, इंसान तो छोड़ो, जानवर तक दुखी थे। अब भाई इंसान जानवर सब दुखी ही रहेंगे, यानी राजा क्या बहुत अच्छा है? आप खुश हैं अभी? आपको पता होगा ना, आप या आपके आसपास के लोग अभी खुश हैं कि नहीं अपने समाज से, अपने नेताओं से, अपनी सरकारों से, है ना। वैसे ही उस टाइम की जनता तो भाई सारी की सारी दुखी थी, जानवर तक दुखी हैं भाई, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है इन राजाओं का। तो ये कहानी इसमें लिखी गई है। तो एक बार क्या होता है, जब राजा क्या करता है, प्रजा के बीच में जाता है, क्या करने के लिए? वेश बदल के जाता है कि भाई देखूं जरा यार, मैं राजा हूं, मेरे बारे में जनता सोचती कैसी है। क्योंकि इससे जुड़ी हुई एक कहानी मैं बताता हूँ रामायण के टाइम की। आपने रामायण जो सीरियल वगैरह था उसमें देखा होगा कि एक बार जो राजा है यानी राम है, एक बार क्या करते हैं,
उस टाइम राजा नहीं बने होते हैं, वो भेष बदल के बीच में यानी कि जब वो रावण का वध करके वापस आते हैं तो उस टाइम पे उनको बताया जाता है कि आपके बारे में, सीता माता के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, जो लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। तो उस बीच में वो क्या करते हैं, भेष बदल के लोगों के बीच में जाते हैं रात के समय में कि भाई लोगों की बातें सुन सकें कि सच में मेरे बारे में क्या सोचा जा रहा है। तो पहले ऐसे कुछ राजाएं होते थे जो क्या काम करते थे कि भाई भेष बदल के जनता के बीच में जाते थे, ताकि जनता डायरेक्ट तो आके उनसे शिकायतें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे राजाओं का एक तरीके से खौफ भी हुआ करता था। तो बीच में जाओ आराम से, जनता के बारे में, जनता हमारे बारे में क्या सोच रही है पता करने के लिए भेष बदल के जाओ और उनसे सुनो। तो यही राजा क्या करता है भाई, जाता है जनता के बीच में। तो यहाँ पर जब वो जाता है बातचीत करने के लिए, पहचान बदल कर देखता है जनता क्या बात कर रही है, तो इनके बारे में पता चलता है कि सभी लोग इनसे दुखी हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपने दुख बताए, राजा कैसा है, बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा भला बोला। ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई डकैत वगैरह रात में आते हैं, वो डकैती कर लेते हैं, लूटपाट कर लेते हैं, हमला कर देते हैं, और बहुत सारे लोग इस वजह से अपने अपने घर छोड़ के जंगलों की तरफ या अलग अलग छोड़ के जगह जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ठीक, तो ये इस प्रकार की कहानी इसमें बताई गई है कि भाई जनता के बीच में राजा की छवि कैसी थी। तो यही बात यहाँ आती है कि जनता राजा के बारे में क्या सोच रही है एग्जैक्टली हम तो नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें भी कहानियां हैं, राजाओं के टाइम अभिलेख वगैरह मिले नहीं हमें, उन अभिलेखों में ज़्यादा कुछ मिला नहीं, क्योंकि उसमें तो मिलेगा तो उसमें तारीफें मिलेंगी, राजा की कमियां, उसकी शिकायतें, उससे जो लोगों की शिकायतें थी वो हमें देखने को नहीं मिलेंगी। तो वो कहाँ देखने को मिले, कुछ कहानियों में, ठीक है, कुछ जातक कथाओं में देखने को मिले। ठीक, समझ गए? लेकिन ये भी वही चीज़, ये क्या थी, कथाएं थी, ठीक है, कहानियाँ थी, उसमें हमें ज़्यादा जानकारी मिलेगी क्या? नहीं, उसको या तो आप कहानियों की तरह, कथाओं की तरह समझ लो, या फिर सच भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी। नेक्स्ट है उपज बढ़ाने के तरीके, यानी कि जब देहात बदल रहा है, समाज उस टाइम का बदल रहा है, तो बदलते हुए समाज में उपज भी तो बढ़ा होगा, खेती बड़ी होगी, ठीक है, फसल वगैरह अच्छी होती होगी, वो कैसे होगी, उसके क्या तरीके अपनाए गए होंगे खेती वगैरह, उपज वगैरह, फसल वगैरह को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, खेती बाड़ी को और अच्छे बनाने के लिए। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि हल का क्या करो, प्रचलन, यानी हल का इस्तेमाल करना शुरू करो। ठीक है, अगर आप हल का इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आप क्या कर सकोगे, सही से खेती कर पाओगे। हल का इस्तेमाल तो आप पूछोगे भाई पहले भी होता था, है ना, आप कह तो सकते हो सर भाई, सर हल का इस्तेमाल तो पहले भी करते थे, तो इस टाइम पे खेती क्यों बढ़ रही है? इस टाइम पे कौन से हल का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? लोहे के फाल वाले। कौन से हल का? तो भाई लोहे के फाल वाले, नहीं लोहे के बने हुए। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो कि ट्रैक्टर वगैरह के जो हल होते हैं कैसे बने होते हैं, लोहे के होते हैं, है ना। या कुछ टाइम पहले अगर आपने देखा हो, जब बैलों से क्या की जाती थी, खेती की जाती थी, हल वगैरह चलवाए जाते थे, तो भी हल कैसे होते थे, लोहे वाले होते थे। लेकिन बहुत पहले कैसे होते थे, आपने पढ़ा था हड़प्पा वगैरह में मिट्टी के हल हुआ करते थे, कहीं फिर बाद में डेवलपमेंट हुआ तो लकड़ी के हल बनाए गए, और फिर यहाँ आगे जब लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो लोहे के हल बनाने शुरू कर दिए। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता था? गंगा और कावेरी नदी की घाटियों के पास वाले क्षेत्रों में होता था। ठीक है, और यहाँ लिखा है भाई पंजाब और राजस्थान जो है, इन क्षेत्रों में, ठीक, पंजाब और राजस्थान वाले क्षेत्रों में जो अर्धशुष्क जमीनें हैं जहाँ की, वहाँ पर लोहे के हल का इस्तेमाल तो भाई बाद में आके शुरुआत, अभी 20वीं सदी में, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, 20वीं सदी की शुरुआत में इसका इस्तेमाल होना यहाँ पे शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखने को हमें मिलता है कि ये लोग क्या करते हैं, हल का इस्तेमाल करते हैं गंगा कावेरी नदी के घाटी वाले क्षेत्रों में। कौन कौन सी खेती करेंगे यहाँ भाई? अच्छी बारिश होती है, गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है, उर्वरता क्षमता अच्छी होगी भूमि की, नदियों के पास वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो खेती करने के लिए आसानी होगी, यहाँ पर हल चलाने के लिए आसानी होगी। और यहाँ पर मेनली किसकी खेती करेंगे? तो धान। आपको पता होगा बिहार वगैरह वाले क्षेत्र में गंगा नदी जहाँ बह रही है, यूपी बिहार का जो रीजन आता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती किसकी करते हैं? धान की, यानी जो चावल। ठीक है, तो धान की खेती सबसे ज़्यादा यहाँ पर की जाती थी, और धान की खेती में काफ़ी ज़्यादा इजाफा, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को हमें मिलती है। ठीक है, उसके बाद इसमें, इस खेती में मेहनत भी काफ़ी लगती है। आपने देखा हो या आप कोई वहाँ से बिलोंग करता हो तो वहाँ देखा होगा कि भाई पहले धान के बीज लगाए जाते हैं, फिर वो बीज बड़े हो जाते हैं, ग्रो करते हैं, तब उनकी एकदम पानी भर के खेतों में, ठीक है, फिर उस कीचड़ में, गड्ढे में क्या किया जाता है, खेतों में धान के जो बीज हैं वो रोपे जाते हैं, तब जाके खेती हो पाती है सही तरीके से। ठीक, बारिश अच्छी खासी होने के बाद में। ठीक है, तो ये इस तरीके के मतलब मेहनत भी इनको काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती थी। उसके बाद बात करें हम कि जो उपज बढ़ाने के और तरीके हो सकते हैं।
ठीक, जैसे कि आप कुओं का इस्तेमाल कर सकते हो, तालाबों का, नहरों का। अब कुएं और तालाब बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे, कौन बनाएगा कुएं तालाब? तो छोटे मोटे कुएं तालाब बनाने आप बना सकते हो खुद, यानी जनता बना लेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े नहर वगैरह बनवाने होते थे तो उसमें जो वहाँ का राजा है वो क्या करता था, मदद करता था। अगर हम पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, या जो भी पहाड़ी इलाका पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे हल का इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, किसका इस्तेमाल होता था? कुदाल का इस्तेमाल होता था। आपने कुदाल वगैरह देखा होगा पहले, है ना? तो कुदाल का इस्तेमाल करते थे। क्यों? आपने पढ़ा होगा 9-10 में ज्योग्राफी में, सीढ़ी नुमा खेती होती थी। ठीक है, इन सारी जगहों पर जहाँ पर जैसे असम वगैरह साइड में, ठीक है, और फिर आपका ये उत्तराखंड वगैरह साइड में, क्यों? पहाड़ी इलाका है, ढलाने वाला इलाका है, तो यहाँ पर हल का इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे। कैसा? सीढ़ी नुमा बनाओगे खेती करके, है ना? तो ये चीज सीढ़ी नुमा यहाँ पर खेती हमें देखने को नजर आती है पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों। ठीक है, और फिर मैंने अभी क्या बताया आपको कि और क्या तरीके हो सकते हैं उपज बढ़ाने के? तो एक कुएं बनाना, कुएं तैयार करना, क्योंकि जहाँ नदियां नहीं है वहां किससे सिंचाई कर लोगे आप? कुएं से कर लोगे, तालाबों से कर लोगे, नहरों का इस्तेमाल कर लोगे। तो ये सारी चीजें तैयार की जाती थी। अब कुएं और नहर कहाँ से आएंगे? तो इन सभी का निर्माण कौन करेगा? लोग कर लेंगे, जो छोटी मोटी चीजें करनी है तो। और कोई नहर वगैरह या बड़े तालाब वगैरह बनवाने हैं तो उसमें कौन मदद करेगा? तो अलग अलग अभिलेखों में पता चलता है हमें कि जो राजा होता था वो इन सारी चीजों में लोगों की मदद करता था, और लोग इस तरीके से उनकी हेल्प ले पाते थे राजाओं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। यानी कि उस टाइम पे जब खेती हो रही है, हल वगैरह का नए नए तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो लोगों की उपज बढ़ रही है। लेकिन क्या सभी को इसका फायदा, इन तकनीकों का फायदा बराबर रूप से होगा, समान रूप से होगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? जिसके पास जमीनें ज़्यादा होंगी उसकी खेती और ज़्यादा बेहतर होगी, उसकी उपज और बढ़ेगी। जिसके पास कम खेते होंगे उनके पास थोड़ी कम, और जिनके पास ज़मीनें नहीं है, खेती नहीं है, बिल्कुल भी खेत नहीं है उनके पास में, वो खेती सही से नहीं कर पाते। वो कहाँ जाके खेती करते हैं? तो बड़े बड़े जमींदारों के पास या उनके खेतों में जाके काम करते हैं। तो उनकी खेती बढ़ेगी क्या? नहीं। उनकी इनकम बढ़ेगी क्या? नहीं। इसी वजह से वहां पर क्या देखने को मिलेगा? हमें विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, और इसी वजह से डिफरेंसेस काफी ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं इन तकनीकों के आने के बाद। तो यही इसमें सबसे पहले बताया है, नई तकनीकों का लाभ सभी को समान रूप से नहीं मिला। जैसे कुछ बौद्ध कथा है, बौद्ध कथाओं में अलग अलग किसानों के बारे में बात की गई है। 3 प्रकार के समाज में जो लोग थे उनकी बात की गई। पहला कौन है? भूमिहीन, जो भूमिहीन खेतीहर श्रमिक है, मजदूर है, यानी जिसके पास में खेत नहीं है, भूमि नहीं है। भूमिहीन मतलब भूमि नहीं है। अब भूमि नहीं है उसके पास में, तो कहाँ खेती करने जाएगा या कहाँ मजदूरी करने जाएगा? श्रमिक है, वो कहाँ काम करता है? ये किसानों के पास, ये बड़े जमींदारों के पास जाके काम करता है। दूसरे प्रकार के कौन से लोग हैं? तो छोटे किसान, यानी जिसके पास थोड़े बहुत जमीनें हैं, वो बस अपना घर चलाने के लिए या अपने घर के राशन पानी का जुगाड़ वो खेती से कर लेता है। और फिर आते हैं तीसरे बड़े जमींदार, यानी कि जिनके खूब सारी जमीनें हैं, जो और दूसरे छोटे किसानों को, गरीब किसानों को, बिना जमीन वाले किसानों को, भूमिहीन किसानों को अपने यहाँ काम करने के लिए जगह दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से जो समाज था ना, उस समाज में 3 प्रकार के किसान मिलते हैं, या 3 प्रकार के विविधताएं देखने को मिलती है कि कैसे अलग अलग प्रकार के लोग वहां पर रह रहे हैं। ठीक है, ये इसकी कहानी हमें कहाँ से मिली? तो बौद्ध कथाओं से मिली। उसके बाद एक पाली भाषा में इस्तेमाल किया गया वर्ड का गृहपति। ठीक है, पाली भाषा का वर्ड है गृहपति, जो किसको बोला जाता है? तो जो छोटे किसान, ये और ये थे ना बड़े जमींदार, इनको बोला जाता है। यानी छोटे किसान और जमींदार, इनके लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था पाली भाषा में। ठीक है, क्या बोलते थे इन लोगों को? गृहपति बोला जाता था। ठीक, और यहाँ पर यह बताया गया है जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, या यही कभी कभी क्या बन जाते थे? गांव के प्रधान। इन्हीं में से ही कुछ लोग, भाई पैसा है, पावर है इनके पास में, तो इसी में से ही गांव का कोई प्रधान बन जाएगा। तो जो ग्रामीण प्रधान था वो इन्हीं में से ही बनता था, और वो क्या करता था? इन किसानों के ऊपर पूरा नियंत्रण रखता था, यानी अपने हिसाब से इन किसानों को चलाता था। कौन कितनी खेती करेगा, कहाँ करेगा, उसकी फसल का रेट क्या रहेगा, सब कुछ डिसाइड करने का काम किसका है? ग्राम प्रधान का। और जो ग्राम प्रधान का पद है वो कैसा पद है? वंशानुगत, यानी अभी जो प्रधान है उसके बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, यानी पारिवारिक वंशानुक्रम पे आधारित है क्या? ग्राम प्रधान का पद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें तमिल संगम साहित्य में अलग अलग वर्ड देखने को मिलते हैं अलग अलग लोगों के लिए। जैसे वेलार शब्द का इस्तेमाल किया जाता था बड़े जमींदारों के लिए, उलवर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था हलवाहों के लिए या छोटे किसानों के लिए, और अणिमयी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता दासों के लिए, यानी कि जिनके पास में खुद की जमीनें या खेती नहीं है, वो दूसरों की जमीनों पर जाके काम करते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? दास। दास यानी कि
अगर तमिल भाषा में बोले तमिल तमिल संगम साहित्य की भाषा में बोले तो अणिमई। ठीक है, तो ये जिक्र हमें अलग अलग देखने को मिलता है, यानी कि ग्रंथों में देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद ये भी माना जाता है कि ये जो वर्ग हैं या जो विभिन्नताएं हैं, ये भूमि के स्वामित्व की मालिक, यानी कि आपके पास कितनी ज़मीनें हैं, कितने ज़मीनों के आप मालिक हो, श्रम कैसा है आपके पास, या फिर नई टेक्नोलॉजी का आप कितना इस्तेमाल कर पा रहे हो, इसके ऊपर आधारित है ना। कौन जमींदार बड़ा बनेगा, कौन छोटा किसान बनेगा, किसी के पास खेती नहीं है, वो कैसे डिसाइड होगा? जमीनों के ऊपर, मेहनत के ऊपर, और आपके पास कितने संसाधनों का आप इस्तेमाल या प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कैसे कर पाते हो, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कैसे कर पाते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे भूमिदान और नए सम्रांतदान, यानी कि अब भाई इस तरीके के लोग भी देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े किसान हैं, छोटे किसान हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका जमीनें नहीं हैं, तो भूमिदान भी तो होता होगा यार, है ना, ताकि गरीबों को दान मिल सके, भूमि में दान में मिल सके, वो खेती वगैरह कर लें, ऐसा भी तो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब इसी की बात करेंगे, भूमिदान और नए सम्रांत ग्रामीण, यानी कि जो थोड़े ठीक ठाक अमीर लोग थे उनके बारे में। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं जो भूमिदान है, इसके बारे में हमें अलग अलग जगह से प्रमाण मिलते हैं कि भूमिदान वगैरह किए जाते थे। ठीक, यानी अलग अलग अभिलेखों में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक, जैसे कि वो अभिलेख किस पे लिखे हैं, कुछ पत्रों वगैरह पे लिखे गए हैं, कुछ पत्र यानी ताम्र पत्रों का इस्तेमाल किया जाता था उस पे लिखे गए हैं, और इसमें उन लोगों के बारे में बताया गया है जो जिनको भूमिदान किया गया है, यानी उन अभिलेखों में, उन पत्रों में क्या लिखा गया है कि भाई फलाने व्यक्ति को हमने ये भूमि दी थी। रिटर्न में दोगे तो ही माना जाएगा ना कि आपने दी। आज आपने बोला भाई ये तेरी जमीन, आज से ये मैं तुझे दान कर दिया, ये वाली जमीन तो ले जा, रिटर्न में नहीं दिया, कल को मैं ही जाके बोलूँगा तूने मेरे जमीन पर कब्जा कर लिया, तो रिटर्न में लिखा हुआ होगा ना कहीं पे कि ये जमीन इसको हमने दी है। तो इसी तरीके के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, जो कि कैसे प्रमाण मिलते हैं, मेनली जो नाम मिलते हैं, वो जो भूमिदान किया जाता था वो धार्मिक संस्था या फिर किसी ब्राह्मण को किया जाता था। ठीक, किसको, या तो कोई धार्मिक संस्था, मंदिर वगैरह को, या फिर ब्राह्मणों को दान दिया जाता था भूमि का। ठीक है, तो मेनली इन्हीं को किया जाता था भूमिदान, यही हमें वहां पर देखने को नजर आता है, और इसी के बारे में हमें अलग अलग अभिलेख मिलते हैं 7वीं शताब्दी के आसपास के, जिसमें कौन कौन सी भाषाओं में, संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में, ये अलग अलग भाषाओं में क्या मिलते हैं, हमें अभिलेख देखने को मिलते हैं। ठीक, जिसमें ये भूमिदान से जुड़े हुए बातें लिखी गई हैं या नाम वगैरह देखने को हमें नजर आता है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि महिलाओं को भूमिदान करने का अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि महिलाओं के पास में भूमि के ऊपर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब आपके पास स्वतंत्र अधिकार नहीं है, यानी आपके नाम की कोई भूमि नहीं है, तो आप दान कैसे करोगे? ठीक है, यानी कि महिलाओं को भूमि रखने का या अपने नाम पे भूमि रखने का अधिकार ही नहीं था। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ एक्सेप्शनल केस भी है। एक प्रभावती गुप्त नाम की महिला नजर आती है, कहें तो एक तरीके की रानी ही थी। ठीक है, कहाँ की? भाई वाकाटक परिवार था, उनमें इनकी शादी होती है। वो परिवार कैसे था? राजा महाराजाओं का परिवार था। ठीक है, तो उस घर की ये क्या बन जाती है, यानी कि उस एरिया जगह की क्या बन जाती है, ये रानी मिल बन जाती है। ठीक है, यानी दक्कन के पठार वगैरह वाला जो क्षेत्र था, उड़ीसा के आसपास वाला क्षेत्र, वहाँ पर इनकी शादी होती है। और ये बेटी किसकी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, जो कि 375 से 415 ईस्वी तक जिसका शासन रहा है, गुप्त वंश के टाइम पे, गुप्त साम्राज्य के टाइम पे। ठीक, उन्हीं की बेटी थी प्रभावती गुप्त। इनके केस में क्या था, इन्हीं के नाम से बहुत सारी ऐसी जमीनें मिली हैं जो इन्होंने दान की थी। ठीक, इनके परिवार में भूमि वगैरह इनके नाम पे भी मिला है। बाकी महिलाओं के लिए क्या है, उनको स्वतंत्र अधिकार नहीं है भूमि रखने का। अब स्वतंत्र अधिकार नहीं है तो भूमि आप दान भी नहीं करोगे, लेकिन इनको पूरा अधिकार था भूमि रखने का, भूमि दान करने का। क्यों? एक तो ये राजा के परिवार से आती थी, इनके पिता भी राजा, प्लस में जहाँ शादी हुई वो भी राजा महाराजाओं का घर, खुद ये रानी थी, प्रशासन वगैरह चलाती थी, इस वजह से इनके पास ये सारे अधिकार देखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद इन्हीं कारणों से, यानी ये रानी थी, इसी वजह से यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यही धर्मशास्त्रों में ये जो नियम कानून लिखे गए हैं, ये अलग अलग धर्मशास्त्रों में ही लिखे गए हैं कि महिलाओं को स्वतंत्र अधिकार नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही धर्मशास्त्रों में हमें क्या नजर आता है, जो अलग अलग शासक हैं या जो ग्रामीण प्रजा है, वहाँ पर इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, समझ गए। यानी कि धर्मशास्त्रों में ये रूल रेगुलेशन बनाए गए कि पुरुषों के पास अधिकार है जमीन रखने का, महिलाओं के पास अधिकार नहीं है भूमि वगैरह रखने का। अगर है उनके नाम पे तो वो अपने हस्बैंड को बताएंगे। इस प्रकार का बनाया गया नियम काम। ठीक है, जिसके बारे में आगे भी आप अलग अलग चैप्टर में, अगले चैप्टर में भी पढ़ोगे। ठीक, तो अब आगे इसमें क्या बताया गया है कि जो अभिलेख हैं उसमें हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है कि गाँव के जो लोग थे, ग्रामीण समाज के जो लोग थे, वो किस प्रकार के लोग थे। ठीक है,
यानी कि भाई जो गांव है वहां पर ब्राह्मण लोग रह रहे हैं, किसान लोग रह रहे हैं, यानी अलग अलग वर्ग, अलग अलग प्रकार के लोग इसमें रह रहे हैं, शासक भी रह रहा है। तो सभी लोग कहाँ रह रहे हैं? एक क्षेत्र में रह रहे हैं। ठीक, ये हमें देखने को वहां पर मिलता है, जो कि अलग अलग प्रकार की वस्तुएं क्या करते थे? प्रदान करते थे। ठीक है, यानी जो किसान है, ये सब लोग हैं, मजदूर हैं, वो क्या करेंगे? राजाओं को क्या करेंगे? जो शासक है उसको क्या देंगे? काम के बदले, यानी उससे सेवा ले रहे हैं, यानी वो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, उसके बदले हमें कुछ देना तो पड़ेगा। हम क्या देते हैं आज के टाइम पे? टैक्स देते हैं, कर देते हैं, वैसे ये भी अपना हिस्सा कुछ देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर हमें देखने को मिलती है। अब इन्हीं अभिलेखों के अनुसार इन लोगों को गांव के एक नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन भी करना पड़ता था। इन जो गांव का प्रधान होगा, पता है ना, गांव का प्रधान था, इसकी बातों को मानना पड़ेगा, इसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक, और अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे, यानी कि जो भी आप कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा क्या करोगे? आप इसको ला के दोगे, ताकि ये आपके क्षेत्र का विकास कर सके, है ना। कितना विकास कर पाएगा ये तो आपको पता ही है। ठीक है, आपके पैसों से कितना विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, आपसे बेहतर और कौन जान सकता है ना। तो चलिए, अब इसमें आगे क्या है, इस प्रकार भूमि दान के जो है बहुत सारे अभिलेख हमें देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग हिस्सों से भूमि दान के जो अभिलेख हैं, ये जानकारियां हमें देखने को मिली। ठीक, अब जब अलग अलग जगह से जानकारियां मिली, तो उन क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो भूमि दान की गई थी, ठीक है, उसका जो एरिया था अलग अलग था। ये नहीं कि सेम बराबर एरिया सबको दान दे दिया गया, नहीं, कुछ कहीं किसी और को कुछ दान दिया, किसी को छोटा कम भूमि, किसी को ज़्यादा भूमि, इस प्रकार से अलग अलग एरिया था, है ना। आज के टाइम पे आप देखो तो किसी को 50 मीटर दे दिया, ठीक है, किसी को 100 मीटर दे दिया, इस टाइप वाला। ठीक, तो इस प्रकार से, यानी 100 मीटर मतलब स्क्वायर मीटर, भाई मीटर मत समझ लेना बस। ठीक है, इस प्रकार से ये भूमि वगैरह दान किया करते थे। इतिहासकारों में भूमि दान को लेकर क्या है, विवाद भी होते रहते हैं। ठीक है, कि भाई उनका ये मानना है कि जो इतिहासकारों का ये मानना है कि जो भूमि दान की जाती थी, वो शासक वंश जो है, यानी शासक है, वो करता था किसानों को। ठीक, क्या करता था, क्यों करता था? क्योंकि ताकि क्या हो भाई, वो पूरा एरिया किसका है? राजा का। राजा अपनी भूमि में से कुछ किसान को दे देगा, जिनके पास जमीन वगैरह नहीं है, उसकी भूमि पे खेती और बेहतर तरीके से हो पाएगी, है ना। अगर वो उसके पास रही, आप मजदूर बुला के खेती करोगे, वो मन से काम करेगा क्या? नहीं। उसको आप जमीन दे दोगे तो मन से काम करेगा, क्यों? उसको लगेगा मेरी जमीन है, मैं जितनी अच्छी खेती करूंगा उतनी अच्छी फसल होगी, उतना मेरा फायदा होगा। तो इस वजह से ही माना जाता था, कुछ इतिहासकार मानते थे, जो शासक है वो क्या करता था, किसानों को भूमि दान दे देता था। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मिली। उसके बाद में जो और भी कुछ जो किसान है या जो शासक है, ठीक है, या इतिहासकार, उन इतिहासकारों को और भी कुछ मानना है। जैसे कुछ का ये कहना है कि भूमि दान कौन करता था? जो राजा दुर्बल, कमजोर राजा होता था, उसको अपने शासन व्यवस्था को चलाने नहीं आता था, तो जनता उसके पक्ष में रहे, इसके लिए भूमि दान करता था। ठीक है, यानी आप फ्री में कुछ सामान बांट दो, बिजली फ्री, बस फ्री, पानी फ्री कर दो, तो जनता आपके पक्ष में आएगी कि नहीं आएगी? है ना, आएगी ना, आपको वोट देगी कि नहीं देगी? ठीक है, तो भाई आप कमजोर शासक हो, तो आप क्या करो, जनता को भूमि दान करो। जनता को भूमि दान करोगे तो जनता आपको क्या समझेगी, यार कितना अच्छा राजा है, यार हमारे लिए कितना सोचता है ना। तो इस प्रकार से कुछ लोगों का ये मानना था। ठीक, और कुछ लोग यही मानते थे कि ये क्या करेगा, राजनीतिक प्रभुत्व को बनाने के लिए ये ऐसा करता था। ठीक है, उनका ये मानना भी था कि राजा को अपने आप को, यानी तीसरे प्रकार के इतिहासकार थे, उनका ये मानना था राजा अपने आप को जनता के बीच में अच्छा दिखाने के लिए, कमजोर नहीं है, ताकतवर है ऐसा मान लो, लेकिन जनता में अच्छा दिखाने के लिए हमारा राजा यार कितना अच्छा है, कितना भला है, भूमि दान करता है, इसके लिए भी भूमि दान किया जाता था। ऐसा इतिहासकारों ने 3 अलग अलग थ्योरी बनाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 3 थ्योरी उन्होंने बनाई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों का, सामंतों का नियंत्रण नहीं था। यानी कुछ ऐसे भी तो लोग थे ना जिनके ऊपर इन लोगों का, अधिकारियों का नियंत्रण नहीं होगा। समझ रहे हो कौन से लोग होंगे? वो जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, पशुपालक लोग हैं, ठीक, जो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, आज यहाँ रह रहे हैं, कल कहीं रहेंगे, तो उनके ऊपर कैसे नियंत्रण कर लोगे, उनके ऊपर कैसे कंट्रोल कर लोगे, है ना। यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम नए नगरों की, कि नए जो नगर थे वो कैसे बने। यानी अब इतना डेवलपमेंट हो रहा है, खेती में विकास हुआ, सब कुछ हुआ, तो नगर भी तो बनेंगे। ये नगर बने कब? तो हमने पहले ही पढ़ा है, चैप्टर का नाम में ही है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, है ना। उसी टाइम से नए नए नगर बनने शुरू हुए। जिस टाइम पे क्या हमें देखने को मिलता है, महाजनपदों का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि महाजनपद हुआ करते थे, और उन महाजनपदों की राजधानी क्या होती थी, कोई नगर हुआ करते थे। तो अधिकतर जो नगर थे वो क्या थे, तो महाजनपदों की राजधानियां ही तो थी। ठीक है, क्या थी भाई, वो जो नगर थे वो क्या थे, महाजनपदों की राजधानियां।
और ये जो नगर थे हमेशा किससे जुड़े हुए थे? संचार के मार्ग से, यानी संचार मार्ग के किनारे। संचार मार्ग के किनारे का मतलब क्या है? जहां से आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे कि पाटलिपुत्र कहाँ बसा है भाई? नदी के पास, ठीक है, नदी मार्ग, जल मार्ग के पास। उज्जैनी कहाँ पर है भाई? तो आपका भूमि मार्ग के पास, है ना। यही यही चीज़ें है ना, नदी मार्ग के पास, भूमि मार्ग के पास। फिर उसके बाद आपका पुहार है, मथुरा है। पुहार का कैसा इलाका है? तो भाई आपका पुहार जो इलाका है वो आपको देखने को मिलता है कहाँ पे बसा हुआ है? तो समुद्रों के पास बसा है, समुद्र तट है यहाँ, यानी कि समुद्रों के द्वारा भी आप एक जगह से दूसरी जगह व्यापार कर सकते हैं। और मथुरा क्या है? ये तो व्यापारिक नगर था या व्यापारिक केंद्र था, ठीक है, व्यवसायिक केंद्र का, वो व्यापारिक केंद्र को। तो ये था, यहाँ से क्या चलती थी भाई? तो व्यवसाय, राजनीति, संस्कृति, इसका गति, यहाँ पे ये सारी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। अब बात करें हम नगर की जनसंख्या कैसी थी, नगर में रहने वाले लोग कौन कौन से लोग रहते थे, अमीर गरीब क्या थे, कौन कौन से लोग रहते थे, नहीं रहते थे। तो भाई यहाँ पर दो प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा? सम्भ्रांत वर्ग। दूसरा कौन सा? शिल्पकार। ठीक, तो मेनली तो ये दो प्रकार के लोग थे, सम्भ्रांत वर्ग और शिल्पकार। सम्भ्रांत वर्ग यानी कि वही हाई क्लास लोग, और शिल्पकार मतलब कि छोटे मोटे काम करने वाले, कढ़ाई बुनाई ये सब काम करने वाले लोग, ठीक है। तो शासक रहता था वो कहाँ रहता था? तो भाई कहाँ रहेगा? किलेबंद राजधानियों में रहेगा। उसकी राजधानी कैसी है, उसकी जगह कैसी है? वो किलेबंद है, ठीक है। तो किलेबंद नगर में कौन रहता था? ये। अब इस टाइम पीरियड के बारे में भाई ज़्यादा खोजबीन तो नहीं कर पाए, यानी ज़्यादा खुदाई वगैरह नहीं कर पाए। जितने भी इन्होंने खुदाई वगैरह की, जहाँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, तो वहाँ इन्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, पुरावस्तु देखने को मिलती है। जैसे कि मिट्टी के कटोरे देखने को मिलते हैं इन्हें, वहाँ थालियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। उन थालियों पर क्या चढ़ाई जाती थी? चमकदार कलई चढ़ाई जाती थी, यानी एकदम शाइन करने वाला कोट चढ़ाया जाता था। और इसे ही क्या बोलते थे? उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। क्या बोलते थे? उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, ये नाम ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके के कटोरे, थालियां वगैरह वहाँ पर मिट्टी के देखने को हमें मिलते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर सोने चांदी का उपयोग, तांबे का उपयोग, कांसे का उपयोग, हाथी के दांत का उपयोग, शीशे का उपयोग, अलग अलग पदार्थों का, अलग अलग आभूषणों का, अलग अलग धातुओं का उपयोग यहाँ पर किया जाता था, ठीक है, बर्तन वगैरह, मिट्टी वगैरह की चीज़ें बनाने में। और क्या देखने को मिलता है? जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हमें बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं जिसमें दानात्मक अभिलेख हैं, यानी कि जिसमें क्या होता है? दान देने वाले का नाम होता था, और उसके साथ साथ दान उसने जो दिया है उसका वो काम क्या करता है, व्यवसाय क्या है, कौन सा बिजनेस करता है, भाई राजा है क्या है। तो इस तरीके के अभिलेख भी हमें देखने को मिलते हैं द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के अभिलेखों में, ठीक है। अब इन नगरों में रहने वाले लोग कौन कौन से थे? तो धोबी थे, बुनकर थे, लिपिक थे, बढ़ई थे, कुम्हार थे, स्वर्णकार थे, सोने वगैरह का काम करने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग, अलग अलग अधिकारी, लोहे के काम करने वाले लोग, लोहकार लोग, ठीक है, धार्मिक गुरु, व्यापारी, सभी प्रकार के लोग इन नगरों में रहा करते थे, ठीक है। ये नहीं था कि एक ही प्रकार के लोग रहेंगे, सभी प्रकार के लोग इसमें रहते थे। और यहाँ पर व्यापारियों का क्या बनाया जाता है? एक श्रेणी थी, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? गिल्ड। तो व्यापारियों का यहाँ पर क्या था? एक संघ था, जिसे क्या बोलते थे? श्रेणी। अब इसका श्रेणी का काम क्या था? इस श्रेणी का काम था भाई क्या करना? जो भी व्यापार हम कर रहे हैं, जो वस्तुएं बना रहे हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। तो एक साथ ग्रुप बनाएंगे, मिलजुल के क्या करेंगे? कच्चा माल जहां से मंगाना है वहां से मंगाएंगे, फिर उसको बना के प्रोडक्ट क्या करेंगे? मार्केट में बेचेंगे। तो ये सारा ग्रुप में मिलजुल कर काम करते थे, इसीलिए इसको क्या बोला गया? श्रेणी, यानी व्यापारियों का संघ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो भी पढ़ाया आपको मैंने, अभी जो भी समझाया आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्ट था। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अगर आपको समझ नहीं देखा अभी तक आपने, तो ज़रूर देखें, ताकि ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी का जो थोड़ा बहुत और चैप्टर आपका रह गया है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कंप्लीट, उसको पार्ट 4 में, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।